This video will be helpful for those particularly who are writing 70th BPSC prelims examination. So अभी केवल अब 3 हफ्ते बचे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, तो वी विल ट्राई टू सी कि जब कोई क्वेश्चन में हम फुल्ली श्योर ना भी हो फाइनल आंसर के, तब हम आंसर तक कैसे पहुंच पाएँ। और एटलीस्ट अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं तो अभी जो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होने का मतलब 25% प्रोबेबिलिटी का, उसको इंक्रीज़ करके कैसे हम एटलीस्ट 50% तक रीच कर पाएँ। तो कुछ रूल्स हैं जो मैंने बनाए हैं 69th बीपीएससी के क्वेश्चन को देख करके। एक बार मैंने इसको समराइज़ कर दिया, बट इसका जो फुल मीनिंग तभी समझ में आएगा जब हम पूरे क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक बार मैं कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद से एग्जैक्ट इसका एग्जाम्पल या फिर कुछ और भी नए रूल्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। तो पहला है कि रूल ऑफ स्वैपिंग ऑफ डेफिनेशंस। तो बेसिकली क्या करता है बीपीएससी की ए और बी अगर दो चीज़ें हैं, तो मान लो कि स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2, तो ए का जो डिस्क्रिप्शन है XYZ वो एक्चुअली में PQR होता है, बट वो लिख देगा XYZ में करके, और बी जिसका आंसर XYZ है उसके सामने PQR लिख देता है। तो ये बेसिकली दो डेफिनेशंस को इसने स्वैप कर दिया है। एग्जैक्टली क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिर आगे है कि फ्यूचरिस्टिक रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में क्या है। जनरली सारे ऑप्शन सही होते हैं, बिकॉज इन साइंस ऑलमोस्ट मतलब कि जो फ्यूचरिस्टिक साइंस टेक्नोलॉजी उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। देन जो टर्म बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें वी विल सी कि दैट टर्म, उसको हम टर्म को ब्रेक करेंगे और फिर देखेंगे कि वो बेसिकली है क्या, ऑब्जेक्ट है, प्रोसेस है, फिनोमिनन है, क्या है। उससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देन एक और कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है कि जनरली वो ऑप्शन सही होता है जो कि बेटर साउंड करता है या ज़्यादा टेक्निकल साउंड करता है रादर देन सिंपल जो ऑप्शन होता है जो। देन टर्म ब्रेकिंग मैंने बता दिया। देन यह है कि जब दो स्टेटमेंट जब दोनों जस्ट ऑपोजिट नेचर के होते हैं, देन उसमें से एक पक्का आंसर में आता ही आता है। देन एट द लास्ट कि कॉमन सेंस और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करने का है। जो आपको लगता है कि जो फर्स्ट हैंड जो देखने पे लगता है आंसर, जनरली वो आंसर होता है। एंड देन इन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं 69-68 में, वो एग्जैक्टली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसकी, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख जाएं आखिर के 3 हफ्ते में। नाउ वी विल सी कि एग्जांपल्स कैसे कैसे ये सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे लगेंगे। जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब इसमें सारा ही पॉसिबल होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एज कंप्यूटिंग भी, नेटवर्क स्लाइसिंग भी। तो यहाँ पर D1 to 3 यहाँ पर मार्क्स सेफली करके हम आगे चले जाएंगे। नाउ इन 2 जो कैसनी ह्यूजेंस है ये पहले से आ रखा है यूपीएससी में, और जिसका बेसिकली है ये अपना सैटर्न वाला है, और जूनो है ये भी यूपीएससी मेंस में आ रखा है जिसका ये जुपिटर है। तो इसको हम देखेंगे तो इजीली हमारे पास आंसर, अगर कैसनी ह्यूजेंस सैटर्न कर दिया, जूनो को हमने जुपिटर कर दिया है, तो इजीली हमारा आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। ऑल्सो ये जो आर्टेमिस है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस साल में, जिसका कि मून वाला ये आंसर होगा। नाउ इन थर्ड में हमें अगर किसी को किसी और चीज़ के बारे में मालूम हो चाहे ना हो, लेकिन क्वायर के बारे में बिल्कुल मालूम होता है कि भाई जो क्वायर बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और वो बेसिकली कोकोनट्स के प्लांट है उसके रिलेटेड है ये वाला। तो अगर हम ये क्वायर के बारे में केवल मुझे मालूम है तो ईजिली मैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट कर दूंगा, और मेरे पास मतलब मैं C-D में से कोई एक बच जाएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन के कुछ और आपको मालूम है कि नहीं, आप सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। नाउ इन क्वेश्चन 4 अगेन द रूल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी विल अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ डेटा ऐसा नहीं है जिसको मैनिपुलेट कर सके। तो पहला बोल रहा है टेनियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीसीज ऑफ टेपवॉर्म। हाँ भाई हो सकता है, पॉसिबल है। देन इन सेकेंड व्हेन सिस डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज न्यूरोसाइटोरोकोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लॉजिकल है कि हाँ भाई न्यूरो के बारे में बात कर रहा है और सिस्ट के बारे में बात कर रहा है, सिस्ट डेवलप होगा, तो ये भी लॉजिकल है। तो इसको मैं दोनों को B and C मार के आगे मैं बढ़ जाऊँगा। देन क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में अब कोई भी अगर क्लास 10 तक नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं मतलब, तो उनको जनरली ये मालूम होता है कि पाइथन का वर्ड उन्होंने सुना ही होता है, और जावा तो हर कोई सुना होता है कि पहले जावा फ़ोन आया करता था। तो अगर किसी को मालूम है कि पाइथन और जावा यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं ही हैं, तो मेरे पास यहाँ पर कोई 2 and 4 ऑप्शन नहीं है। तो 2 and 4 ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर D ऑल ऑफ द एबव भी चलेगा, ऑब्वियसली बात है। बट हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता जब अगर कोई एक ऑप्शन में ना 2, 4 ओनली अगर लिखा होता तो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर जो जनरली आप एक चीज़ नोटिस करना, जब वर्ड रिसेंटली लिखा रहे तो तब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली का मतलब कि आप रिकॉल कर सकते हैं कि पिछले 5-6 महीने 1 साल में क्या चीज़ न्यूज़ में रहा है जो बहुत ज़्यादा हावी रहा है न्यूज़ में। तो अगर ये बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी, तो हमें अब जब हम ऑप्शन देखते हैं तो भाई अगर ये ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसअमीनेज ये सब न्यूज़ में ऐसा रहेगा, ऐसा क्या कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं जाएगा, कुछ अलग होगा तभी जा कर के यहाँ पर कुछ बात होगा। तो ये भी ऐसा कुछ न्यूज़ में है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट हो नहीं जाता है। बट हमें ये मालूम है कि पिछले 5-6 महीने में एक मतलब चैट जीपीटी था जो कि बेसिकली प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि ये एआई से बेस्ट, अगर हम एआई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था तो बेस्ट एक कह सकते हैं। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है इस चीज़ को मालूम कर पाना, बट अगेन थोड़ा सा अगर ज़्यादा सोचने पर या उस दिन लकी रहे आप तो यहाँ पर डी आंसर पर आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि बिकॉज एआई का मतलब होता है प्री ट्रेंड, मतलब कि वो पहले से ही ट्रेंड है मशीन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके कि जनरली हम बोलते हैं कि स्पाइसी खाना था, और तो बेसिकली स्पाइसी ऐसा कोई वर्ड मतलब ये टेस्ट ऑफ द टंग नहीं है। जनरली ये स्पाइसी कह सकते हैं ये खाना है, या फिर ऐसा मतलब कि वो खाने का वैसा मतलब स्वाद था बेसिकली। तो अगर हम स्पाइसी वाला पार्ट को अगर हम कट करते हैं, ऑल्सो ये जो पंजेंट होता है ना, ये पंजेंट जनरली हम स्मेल के बारे में बोलते हैं कि ये चीज़ थोड़ा पंजेंट स्मेलिंग है। तो जैसे ही हम यहाँ 4 और 7 को अगर हम कट करें तो यहाँ से 4 ये कट हो गया, ये कट हो गया और 7 कट हो गया, तो मेरे पास केवल आंसर 3 एंड 6 में ही आता है। बेसिकली सॉल्टी और सार है जो ये टेस्ट ऑफ द टंग हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में किसी भी नॉर्मल जनता को बाकी वर्ड्स मालूम हो चाहे ना हो, बट इनसोम्निया के बारे में मालूम होता है कि इनसोम्निया बेसिकली स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर में तो ये बेसिकली अगर इसका आंसर ये वाला है तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ मुझे 1 और 2 दिखेगा मैं उसको काट दूंगा, ऑल द वे में 1 2 है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो और बेसिकली जो एनोरेक्सिया है ये ईटिंग डिसऑर्डर है। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि साहब कि जनरली क्या करते हैं, स्वैपिंग कर देती है बीपीएससी कि इसका आंसर इसमें होगा, इसका आंसर यहाँ पर इसमें होगा। तो इससे आंसर मेरा 8 का सी मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन टिपिकल एग्जांपल है उसका, जो मैंने बताया था टर्म बेस्ड क्वेश्चन। तो टर्म बेस्ड क्वेश्चन में आपको पहले मालूम करना पड़ेगा कि ये गिवन टर्म क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिनोमिनन है या प्रोसेस है, क्या है। तो पल्सार से ये क्लियर वर्ड है कि क्योंकि स्टार से हल्का मैच कर रहा है, मतलब राइम कर रहा है, तो क्लियरली ये कुछ स्टार्स का ही कोई फॉर्म होगा। मतलब कि ये जो पल्सार्स है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है ये। तो अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार क्या है, ये तो बेसिकली प्रोसेस हो गया कि भाई जो स्टार है वो एक्सप्लोड कर रहा है। एंड देन ये तो कह रहा है कि रेडियो वेव्स है, तो हम इजीली जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है वो कट कर देंगे। एंड देन अगेन यहाँ पर हम ए और बी में डिपेंडिंग अपॉन लक कि आप इसमें से एक कोई चूज़ कर सकते हैं, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, और इसका असली आंसर यहाँ पर 9 का बी है। अब यहाँ पर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स LGD, तो व्हाट इज़ यूज्ड एज ए डायमंड सीड। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डायमंड की बेसिकली ग्रेफाइट, डायमंड ये सारा कार्बन का ही फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेफाइट ही कार्बन का फॉर्म है, तो यहीं से कुछ डायमंड को सीड वगैरह हम यूज़ कर रहे होंगे। तो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी के अलॉन्ग जाना है। अब यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक अ बुलेट प्रूफ जैकेट्स। अब यहाँ पर जो नाइलॉन और टेरिलीन है इसको सबसे पहले आप कट करो, बिकॉज नाइलॉन और टेरिलीन से नॉर्मल कपड़े बनते हैं जो हम पहनते हैं उसको, तो उससे बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे और फिर हम इन दोनों में से बजाय किसको चूज़ करना है। इसका यहाँ पर आंसर यहाँ पर केवलार है। अब यहाँ पर 12 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HMX। अब HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। तो जनरली एक लेटर का जनरली एक ही फुल फॉर्म होता है, मतलब अगर देखा जाए तो, मतलब ठीक है मल्टीपल फुल फॉर्म भी हो सकता है, बट एक कॉन्टेक्स्ट में जनरली एक ही फुल फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन मेरे पास है जिसके पास केवल एक ओनली 1 है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर ओनली 1 के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर इसका सी ओनली 1 हो जाएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022। अब हम ये यहाँ पर कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि टेस्ला के जितने प्रोडक्ट्स हैं
जनरली उसके नाम में ना स्पेस एक्स, जैसे उसका जो एयरक्राफ्ट वाला है, फिर जो ट्विटर का उसने नाम रख दिया है एक्स, तो कहीं ना कहीं एक मतलब साउंड आता है, जनरली एस का साउंड आता है उसके, मतलब जो भी इसके प्रोडक्ट में होता है। तो एस वाले में हम मतलब चाहे तो हम सोफिया और पेपर को हम डिलीट कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन लक कि भाई एटलस और ऑप्टिमस में से एक चूज़ करो और आपका आंसर है यहाँ पर, असली आंसर यहाँ पर ऑप्टिमस है। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में आप लकी नहीं होंगे कि आपका सही आंसर मिल जाए, बट द अटेम्प्ट इज़, कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम आंसर हमारा इस तरीके से हम कर पाएँ और मैक्सिमम आंसर तक हम पहुँच पाएँ सही आंसर। नाउ इन 14, व्हाट इज़ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तब यहाँ पर मैनहट्टन में अगेन एक मैंने पहले ही बताया था कि एक तरीका ये होता सोचने का कि कोई भी टर्म इतना इम्पॉर्टेंट या फिर इतना सिग्निफिकेंस क्यों है कि वो क्वेश्चन बन पाए या क्वेश्चन में पूछा जाए या फिर आंसर बन पाए। तो अगर ये मैनहट्टन के बारे में बात करें, पहला है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट चीज़ है। ऑल्सो अगर हम एक चीज़ रिकॉल करें कि पिछले 1 साल में ओपेनहाइमर मूवी आने के कारण जो न्यूक्लियर वेपन है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो इस कारण थोड़ा सिग्निफिकेंट तो ये वाला अपना ऑप्शन है। देन बी है वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट ऑक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर बन पाए। सेम केस विद सी, अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन द न्यूयॉर्क सिटी, ये भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अ फेमस थीम पार्क, ये भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं, तो इसको हम तीनों कट करके ईजिली हम ए ऑप्शन के पास हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि इसका आंसर जो कॉनकेव लेंस का है ना, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर पोजीशन रखता है ऑब्जेक्ट का, कि यहाँ पर कहाँ पर लोकेशन बनता है आंसर का, ये बहुत बार रिपीटेड थीम है ये वाला, तो इसको आप अच्छे से करके ही जाना क्योंकि ये हर बार आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब अगेन ये ऐसा वर्ड है जिसको कि आपको वर्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको ब्रेक करूं कि फ़ोटो और इलेक्ट्रिक, तो ये क्या हो रहा है कि फ़ोटो से इलेक्ट्रिक बन रहा है बेसिकली। फ़ोटो मतलब कि फोटोन्स, लाइट, तो लाइट से इलेक्ट्रिक बन रहा है, साफ साफ क्लियरली वर्ड। ऐसा ऑप्शन मेरे पास केवल ए ही में है, इसके लिए मेरा आंसर ए हो गया। 17 आता है। 17 है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज इन केमिस्ट्री। इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये कोई बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। 18 क्वेश्चन में है कि हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। अगेन इसमें आप रिकॉल करो कि जिसमें थोड़ा सा मतलब अच्छे से फैंसी वर्ड मतलब यूज़ किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा अपना टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किया गया है। जनरली आंसर वही होता है और मेरे पास यहाँ पर केवल एक ही ऐसा आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये देखो बाय इंट्रोड्यूसिंग एटीन्यूएटेड, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यहाँ पर है। बाकी में क्या है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रियल वायरस, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस, बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो मेरे ख्याल से मोस्ट टेक्निकल और मोस्ट जो फैंसीफुल है मतलब ये ए वाला ऑप्शन है, इस कारण मेरा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 19 में क्या है, विच आर द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बैड कंडक्टर कौन होगा, जिसमें कि आयंस वगैरह नहीं होंगे। इजली हमें मालूम है सॉल्टेड वाटर में आयंस होंगे ही होंगे, ऑरेंज जूस में भी एसिड होता है, लेमन जूस में भी एसिड होता है, और एसिड और बेस जिसमें भी सारे आयंस हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो यहाँ पर इजली मेरा आंसर डी आ जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चले जाओगे तो, जिसका आंसर ए है। 21 नंबर का क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। अब अगेन क्योंकि कॉमन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी वो कॉमन है, चाहे वो कोई भी स्टफ या तो वो लोहे का हो या तो फिर वो वुलन या फिर कितना भी लाइट हो, इसलिए सेम वेलोसिटी पर होगा अगर वो वैक्यूम में गिराया जा रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 22 कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। अभी देखो ये सब क्वेश्चंस क्लियर कट एग्जांपल है ये कैसे बीपीएससी थोड़ा सा यूपीएससी के टवर्ड्स मूव कर रही है और जो क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो इसका असली आंसर है वो है बाई प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता इसके आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा बीपीएससी के स्टैंडर्ड से। ये द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज, ये सी फ्लोरा स्प्रेडिंग, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी सेक्शन का है। तो ये सब जो इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आप कोशिश करें कि आप
ट्रिक्स ना लगाएं, क्योंकि उसमें बीपीएससी या फिर यूपीएससी इनफैक्ट एक्सपेक्ट कि आपको ये क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, the theory that states pieces of the earth crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called। इसका आंसर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, और सबसे एडवांस थ्योरी यही है अमंग दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जो सबसे एडवांस थ्योरी है जो अभी चल रही है फिलहाल, वही बेसिकली इसका आंसर होगा। सबसे मॉडर्न, सबसे स्टाइलिश जो थ्योरी है ये वाला अपना है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 25। अगेन क्वेश्चन नंबर 25 में mRNA, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी ज़्यादा ट्रिक लगाने को ज़्यादा कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये मतलब बीपीएससी आप पे से एक्सपेक्ट करता है कि ये आपको आना चाहिए कि मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला, तो इसमें अगेन ज़्यादा स्कोप है नहीं। एन AC करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। अब अगर आप बचपन का याद करो कि साइकिल में हम लोग एक डायनेमो लगा लिया करते थे, और उस डायनेमो के मूवमेंट के कारण जो हम आगे में लाइट लगाते थे साइकिल में, तो वो लाइट साइकिल में लगती थी, वो बेसिकली AC करंट के कारण लगती थी। ठीक है, तो ये डायनेमो मतलब छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर आप रिकॉल करेंगे लाइफ का, तो उससे आपको याद आ जाएगा डायनेमो इसका आंसर होगा। 27 में क्या है कि करेंट डेंसिटी इज। अब देखो स्केलर क्वांटिटी ए ऑप्शन में, वेक्टर क्वांटिटी बी ऑप्शन में। अब जो याद करो रूल ऑफ अपोजिट, कि स्केलर के जस्ट उल्टा क्या है अपना वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब ए और बी में से कोई आंसर होगा ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पर इनको आप कट कर दो, इस तरीके से आप इनमें एक कोई चूज़ कर लो। अब ये मुझे मालूम है कि करंट है वो वेक्टर होता है, तो करंट अगर वेक्टर होता तो ऑब्वियसली जो करंट डेंसिटी होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अभी का जो मॉडर्न टाइम्स चल रहा है, इसमें बेसिकली नैनो ड्रग्स जो कि टारगेटेड ड्रग्स है, या फिर बिल्कुल जो मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं और हम साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ते भी रहते हैं। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न या फिर मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन होगा वो मॉलिक्यूलर टारगेट्स ही होगा, और ये अगर आपको मालूम है नैनो ड्रग से, अगर आपने साइंस टेक्नोलॉजी का आपने थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। अब मुझे ये मालूम है कि भाई कैटालिटिक, अगर इतना मालूम है कि हमें कैटलिस्ट जो होता है वो चीज़ों को इंक्रीज़ करता है। तो पहला चीज़ में कैटालिटिक प्रमोटर, तो कैटालिटिक पॉजिटिव वर्ड, प्रमोटर पॉजिटिव वर्ड, दोनों तो अगर प्रमोटर तो वो तो इंक्रीज़ ही करेगा ना, ये लॉजिकल सी बात है। होमोजेनियस कैटालिस्ट, हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट, दोनों में कैटालिस्ट लगा है, मतलब दोनों को दोनों रेट को इंक्रीज ही कर रहे होंगे। कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जो कि कैटालिस्ट के साथ पहले नेगेटिव लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आंसर कहीं में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नेगेटिव कैटालिस्ट, ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर नहीं। इसका आंसर यहाँ पर 29 का डी हो जाएगा। 30, अब यहाँ पर कह रहा है इनपुट एंड आउटपुट नब्स मीट एट। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ अगर आप, तो इनपुट या फिर आउटपुट सिस्टम, तो यहाँ पर मान लो कोई भी ऐसा सिस्टम रहता है जहाँ से यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से अपना ये आउटपुट होगा, तो ये कोई सेंट्रल की चीज़ें ही होगी ना, जहाँ पर ये बीच में प्रोसेसिंग होगा और फाइनली आउटपुट निकलेगा। और सेंट्रल वाला केवल ऐसा, केवल यहाँ पर मेरे पास बी ऑप्शन ही है जहाँ पर कोई सेंट्रल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, और नर्व्स का यहाँ पर नर्वस यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन मेरे पास मिल सकता है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 31, अगेन इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आप मतलब एलोंग गोवा, लक्षद्वीप सबके अगेंस्ट में ये शिपरेक टूरिज्म पॉसिबल है, और रीफ वगैरह भी हैं ये सब के सब। तो यहाँ पर अगेन आपको मालूम होगा तभी आंसर कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, अब क्वेश्चन नंबर 32 में ये देखो, अब कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि G20 के बारे में बोल रहा है, G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट। अब अगर ये कह रहा है कि अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है, तो ये पॉसिबल है क्या कि 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हो बट ओनली 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि 1 2 कांट बी टुगेदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ अपोजिट यहाँ पर लगा दो क्लियरली कि 1 अगर सही है तो 2 सही नहीं होगा, अगर 2 अगर सही है तो 1 सही नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं केवल ये सी और डी को तो मैं काट लूँगा ईजिली। अब अगर बात बचती यहाँ मतलब कि 1 तो पक्की बात सही है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये गलत है।
अब जो ये बचा है कि अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो ये यहाँ पर सही है बिकॉज G20 कंट्रीज़ में इंडिया और चाइना जैसे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, तो ये लॉजिकल है कि भाई 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर हो सकता है। इस कारण आंसर यहाँ पर ईजिली हम बी तक पहुँच सकते हैं। 33 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बेसिकली ये क्वेश्चन तो BPSC ने डिलीट कर दिया था, बट ये क्वेश्चन का सबसे पहले आप डी काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो डी का ऑप्शन है ये बेसिकली यूक्रेन का प्रेसिडेंट का नाम दे दिया गया है। तो जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट है तो वो रशिया से कैसे रिलेटेड होंगे, तो ऑप्शन ही बेकार है। इस कारण डी मैंने काट दिया। 34 ये टिपिकल एग्जांपल है कि UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप 2019 का पेपर देखो, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसने बनाया है, तो इसका आंसर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। 35 नंबर क्वेश्चन अबाउट द क्वीन एलिजाबेथ। अगेन ये क्वेश्चन में आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, कोई ट्रिक इसमें एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज चारों ऑप्शंस का नेचर यहाँ पर सेम है, तो कुछ हम इसमें सोच नहीं सकते अलग से। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट वाज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखो तो ए बारे में क्या बोल रहा है कि इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। सेकंड कह रहा है पाथ टू प्राइड, सी है सिनर्जी फॉर डिफेंस और डी है आत्मनिर्भरता। अब देखो अगर ये दोनों को देखो ना तो उतना ज़्यादा मतलब स्टाइलिश नहीं है, मतलब कि कह लो कि बहुत ही सिंपल सा वर्ड मतलब है, जबकि अभी के जो भी स्कीम्स आ रहे हैं मतलब अभी के गवर्नमेंट में, या फिर कुछ भी अगर थीम्स रखे जा रहे हैं ना तो थोड़ा सा मतलब कि वो अच्छा साउंड करने वाला थीम बनाया जाता है आजकल, ठीक है। तो ये जो सी और डी है वो बेसिकली टू सिंपल फॉर सच बिग इवेंट के लिए टैगलाइन ये बन पाए, इस कारण मैं सी डी को सबसे पहले काटूंगा। एंड देन अगेन ये इसमें से सबसे जो मतलब अच्छा स्टाइलिश या सबसे जो बढ़िया साउंड करने वाला ऑप्शन मेरे को बी ही दिख रहा है, इस कारण मैं यहाँ पर बी के लिए ऑप्शन टिक करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 37। तो 37 में क्या है, द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ 13 यूथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। अब इसका असली में आंसर यहाँ पर म्यांमार है। अगेन दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन जहाँ पर आप कुछ सोच पाओ या फिर कुछ ट्रिक लगा पाओ, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि UPSC का भी शुरू से बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, और ये टॉपिक भी बेसिकली बुद्धिज़्म जैनिज़्म का भी टॉपिक है, ठीक है। और ये जो 13 यूथ फेस्टिवल है ये म्यांमार में इसलिए मनाया जाता है टू वेलकम गौतम बुद्धा डिसेंट फ्रॉम हेवन आफ्टर ही, जब उन्होंने इसमें बेसिकली भगवान बुद्ध की वेलकम करते हैं आफ्टर ही डिसेंट फ्रॉम हेवन आफ्टर ही प्रीज्ड अभिधर्मा टू हिज मदर माया, ठीक है। तो ये इसके लिए मनाया जाता है। तो अगेन टॉपिक आप देखो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक फेवरेट हुआ जा रहा है। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच ईजिली सॉल्वेबल अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ ट्रिक मालूम है तो। अब वाइट हाउस के बारे में जानते हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ USA से वो रिलेटेड है, तो हमें एड्रेस अगर हमें नहीं भी मालूम है, बट अगर हमें सेकंड मालूम है कि इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड द वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो ईजिली हम यहाँ पर ए और ऑप्शन सी यहाँ पर हम काट देंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 है, इसमें कह रहा है इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। हाँ भाई सिंबल होगा, ऑब्वियसली बात है ना कि प्रेसिडेंट क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेटिकली चूज़ किया जाता है तो सिंबल होगा ही होगा। अब हमारा पार्लियामेंट है वो भी सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये बहुत ही जनरल सा लाइन लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, तो इसलिए हम 4 नंबर को चूज़ करेंगे और यहाँ पर मेरा सही आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 39, ये अगेन टिपिकल एग्जांपल है UPSC का PYQ। आप 2015 का क्वेश्चन पेपर देखो या 2016 का, ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीटेड है वहाँ पर, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 में जनरली मतलब दिस इज़ डिफ़िकल्ट जहाँ पर कुछ आप ट्रिक लगा पाओ, बट अगर किसी को ये मालूम है कि जो टील होता है ये हल्का सा ग्रीनिश टाइप का रंग होता है ये वाला, तो अगर टील के बारे में मालूम है हल्का सा, तो वो इसमें से जो ग्रीन वाला ऑप्शन है उसके तरफ थोड़ा वो इंक्लाइन हो सकता है, मतलब या तो 3 को सोच सकता है वो, या फिर वो 1 की तरफ सोच सकता है। तो इसके लिए मेरे पास केवल ऐसा वाला ऑप्शन, मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है ही, ए ऑप्शन है, और इससे हम सही आंसर आ जाएंगे अगर हमें केवल टील अगर हमें मालूम है तो। क्वेश्चन नंबर 41 में यह भी क्वेश्चन वैसा है जहाँ पर कि यू शुड नॉट ओवर थिंक, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन साफ साफ कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वॉयज ड्यूरिंग द टाइटैनिक रेकेज। अब इसका नाम टाइटैनिक है, तो अगर जो हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो टाइटन ही दिख रहा है। यहाँ पर आप रिकॉल करो डायमंड वाले क्वेश्चन में,
डायमंड वाले सवाल में आप ज़्यादा ओवरथिंक करने जाते कि यार डायमंड का डायरेक्टली आंसर ग्रेफाइट नहीं होगा, तो अगेन वो गलती ही होता वहाँ पर। तो दिस क्लियरली शोज़ कि ज़्यादा आपको ओवरथिंक नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी जो लाइफ के कॉमन ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेटेड है ये। अगर मुझे मालूम है कि एविएटर्स है जो बेसिकली चश्मों को कहते हैं, सनग्लासेस जो कहते हैं, एक टाइप ऑफ सनग्लासेस होता है, और जो ब्रॉक्स और ऑक्सफोर्ड ये बेसिकली एक टाइप के शूज़ हैं। तो ये अगर ये मालूम है तो इजीली हम आंसर बी तक पहुंच जाएंगे। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन लाइफ है और ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहा है अभी यूपीएससी। अगेन यहाँ पर रिसेंटली वर्ड है, अगर आपने थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ रखा होगा उस टाइम से, तो रिसेंटली वर्ड को हमें नोट करते रहना है कि कहाँ पर रिसेंटली है। ये इसमें ट्रिक थोड़ा लगा पाना मुश्किल है, बट हेयर एथेंस इज़ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि यहाँ पर कॉमन अगर देखें हम तो ये जो फ्लशिंग मीडोज़ है ये अगर देखें तो, और ये सामने में लिखा है फ्रेंच ओपन, तो अगर कोई फ्रेंच ओपन में अगर कुछ फ्रांस में कुछ अगर जो ऐसा इवेंट हो रहा है तो उसका नाम भी थोड़ा फ्रेंच ही होना चाहिए। बट ये जो फ्लशिंग मीडोज़ है ये कहीं भी एंगल से ये फ्रेंच साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो रोलैंड गैरोस है ये भी अगर यूएसए ओपन है तो यहाँ पर ये वर्ड इंग्लिश का होना चाहिए था, ना कि कोई नॉन इंग्लिश वर्ड। अब ये वाला भी मुझे इंग्लिश साउंड नहीं कर रहा है, मतलब 1 3 थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अगर 1 3 को हटाते हैं तो 1 3 को अगर हमने हटा दिया तो मेरे पास आंसर यहाँ पर डी 2 और 4 ही आता है। दिस इज़ अगेन क्वेश्चन जहाँ पर हमें मालूम करना पड़ेगा कि इस वर्ड कैसा साउंड कर रहा है, वर्ड का ओरिजिन कौन से लैंग्वेज से है या वर्ड को ब्रेक करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कम्प्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर। तो कितने सारे लैंग्वेजेस में है। अब अगर ये कह रहा है कि मदर टंग, तो ऑब्वियस सी बात है मदर टंग तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस होंगे ना। अगर मेरे पास 22 तो केवल शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, मतलब 8th शेड्यूल में, तो अगर केवल 22 8th शेड्यूल में है तो मदर टंग तो बहुत सारा लैंग्वेज होगा, और 40 तो बहुत ही स्मॉल नंबर हो गया इस चीज़ के लिए ना। तो इसके लिए हम 40 तो सबसे पहले काटेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन लक आप इन 3 नंबर में से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि तीनों नंबर एक सेम रेंज क्या कह सकते हो, मतलब जो ट्रिपल डिजिट का नंबर है। इसमें अगला क्वेश्चन में कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी। ये क्वेश्चन भी अगेन सारे स्टेट्स में पॉसिबल है, मतलब इसमें से आप सिक्किम काट सकते हो क्योंकि वो बहुत छोटा स्टेट है, मतलब और ऐसे वल्चर कंजर्वेशन जनरली नहीं करेंगे। बट अगेन दिस इज़ डिफिकल्ट, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन इस कर पाना। इसका सही आंसर तमिलनाडु है। 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन। अब यहाँ पर एशियन को आप नोटिस करो, अगर आपने मूवी वगैरह आप देखते होंगे या फिर नॉर्मल इंटरनेशनल अफेयर्स आप फॉलो करते होंगे, तो जनरली जो एशियन वर्ड है ना वो साउथ ईस्ट एशिया के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। जनरली अगर इंडिया को रेफ़र करना होता है तो उन्हें यूज़ करते हैं वर्ड सब कॉन्टिनेंट इंडियन। तो एशियन जायंट टोर्टोइस ये कहाँ मिला है, तो ज़्यादातर चांस ये है कि वो वाला नेशनल पार्क होगा जो साउथ ईस्ट एशिया के करीब होगा। अब यहाँ पर से जो केवल इंतांकी नेशनल पार्क है यही नागालैंड में है, मतलब कि सबसे क्लोज यहाँ पर यही वाला है। बाकी जो पेरियार है ये आपका केरला में है, पेंच है ये आपका एमपी में है, और जो कंचनजंगा है ये आपका सिक्किम में है। तो अब मेरे पास केवल यही एक ऑप्शन बच जाता है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा कॉमन अगर सोचोगे तो जनरली ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी है, दे डोंट इंटरफेयर मच इन आवर इंटरनेशनल अफेयर्स की कितना या फिर सॉवरेनिटी बाउंड्री वाले चीज़ें में है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को हम कट कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन क्या वो क्या सोचते हैं आप, यू कैन गेट द आंसर एज ए। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है इंडियाज रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल वॉन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कायरो। अब अगर गोल्ड आया होगा तभी तो पूछेगा ना यार वो, ठीक है। तो ऐसे में जनरली में आप गोल्ड आप टिक करके आप आ जाया करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन into द मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड्स। अगर आपने NEP 2020 पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 4 स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल और अपना सेकेंडरी। और इसमें क्लासेस कैसे कैसे होते हैं, ये होता है क्लास 2 तक होता है, ये अपना जो होता है ये होता है 3 to 5 क्लास तक होता है, ये होता है 6 to 8 क्लास तक होता है, और ये होता है जो 9 to 12 क्लास तक होता है। इसी को कहते हैं हम 5+3+3+4 मॉडल कहते हैं इसको। अब अगर आप सोचोगे
कि यहाँ पर जो ऑप्शन में लिखा है ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10 और ग्रेड 12, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन यहीं पर आप देखो कि मिडिल वाले सेक्शन में ना, मिडिल वाले सेक्शन में देखो तो ग्रेड 6 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ग्रेड 8 आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर ग्रेड 8 अगर आंसर होता तो ग्रेड 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सेम ही होगा ना। कोई स्टार्ट होगा तो एक नया ब्लॉक से ये स्टार्ट होगा। फिर 9 कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, अगर 9 अगर अगले ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा होता, तो इस कारण यहाँ पर सेफली यहाँ पर आंसर मैं ग्रेड 6 को टिक करके आ जाऊँगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 to 100 सॉल्व कर लेंगे। बट ये पूरे इस वीडियो से अटेम्प्ट यही है कि एक हम स्ट्रीमलाइंड मैनर में सोच सके, और अदर दैन रैंडम तुक्का एक इंटेलिजेंट एलिमिनेशन या फिर इंटेलिजेंट तरीके से सोच करके हम सही आंसर तक पहुँच पाएँ।